नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। बुधवार को सीएम धामी चमोली में 72वें राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गोचर मेले का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इस मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई हैं। 14 से 20 नवंबर तक होने वाले इस मेले में स्टार नाइट में गढ़वाल रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, जागर सम्राट प्रीतम भरतवान, रूहान भारद्वाज, करिश्मा शाह समेत स्थानीय लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति भी देंगे। साथ ही तमाम शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं, महिला मंगल दल भी प्रस्तुति देंगे। इन बच्चों के लिए एक बार अपनी तालियां और इसके बाद श्रीमान क्रांति भट्ट जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पंडित स्वर्गीय गोविंद प्रसाद नौटियाल जी स्मृति पत्रकार सम्मान से सम्मानित किया जाना है। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान क्रांति भट्ट जी आप मंच पे आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको पत्रकार सम्मान जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं गोपेश्वर से, आपको पंडित गोविंद प्रसाद नौटियाल जी स्मृति पुरस्कार से यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुरस्कृत किया जाना है। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा श्रीमान भुवन नौटियाल जी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता और सचिव। मैं आग्रह करूंगा आप मंच पे आएंगे। गौचर मेले 1943 एवं गौचर हवाई 2030 सेवा के संस्थापक बद्रीनाथ मंदिर व्यवस्था सुधार आंदोलन को भी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा आपको यहाँ पे ये सम्मान ये पुरस्कार से श्रीमान महिषानंद नौटियाल शिक्षा प्रचार के क्षेत्र में जो कि एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, उनके स्मृति में ये यहाँ पे पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं और दूसरे पुरस्कार के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा गुरु रामराय एजुकेशन मिशन को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। श्रीमान बुद्धि वल्लभ डोभा जी जो कि प्रधानाचार्य हैं श्री SDRR कर्णप्रयाग, आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आकर के इस पुरस्कार को आप प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग तालियों के साथ हमारे सभी जो सम्मानित यहाँ पे हो रहे हैं आप उनके लिए तालियां जरूर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आपके कर कमलों से और सब गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा महिषानंद नौटियाल जी को भी शिक्षा प्रसार साहित्य के क्षेत्र में ये पत्रकारिता का जो पुरस्कार दिया जाता है,
इस पुरस्कार से यहाँ पे पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून और आपको यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान बुद्धि वल्लभ डोभाल जी जो कि प्रधानाचार्य है, श्री SGR कर्णपिया, और इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत और तालियों से आपका अभिनंदन। मैं सभी अतिथियों का स्वागत करूंगा और आपसे आग्रह है कि आप स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। और इसके बाद मैं आग्रह करूंगा माननीय काबीना मंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान डॉक्टर धन सिंह रावत जी से कि आप अपना उद्बोधन करें। भारत माता की। बहुत कंजूसी में बोला आप लोगों। भारत माता की। भारत माता की। पुष्कर धामी। पुष्कर धामी। महेंद्र भट्ट जी। सम्मानित हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी, हमारे माननीय रमेश गढ़िया जी, हमारे पूर्व मंत्री माननीय भंडारी जी, हमारे प्रदेश के एसोसिएट अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद माननीय महेंद्र भट्ट जी। महेंद्र भट्ट जी के लिए ताली बजा दो। सांसद बनने के बाद पहली बार इस मेले में आए हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और सम्मानित हमारे पत्रकार मित्रों, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, माता बहनों, युवा साथियों, भाई बहनों, हम सबको विदित है कि ये गौचर का मेला बहुत पुराना मेला है। 72 साल इस मेले को हो गए और आज बाल दिवस का कार्यक्रम भी है और आज ही मुख्यमंत्री जी अभी जौल जीबी मेले से आ रहे हैं। इसके बाद श्रीनगर बैकुंठ चतुर्दशी के मेले में जा रहे हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी बात करने का कोई आज अर्थ भी नहीं है। पिथौरागढ़ जिले के ऐतिहासिक व्यापारिक मेले जोल जीबी का आगाज हो गया है। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ लोकसभा सांसद अजय टमटा समेत अन्य बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर काली और गोरी नंदी के संगम पर लगने वाला ये व्यापारिक मेले का आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। आगामी 10 दिनों तक ये मेला चलेगा, जिसमें भारत और नेपाल मित्र देशों की सांस्कृतिक विरासत भी देखने को मिलेगी। हमारे राज्य के लिए एक अनमोल धरोहर है जो सदियों से भारत तिब्बत, भारत नेपाल, ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इन सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी सौहार्द बढ़ाता है, भावनात्मक संबंधों की एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करता है। ये मेला हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी संजोने का और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में अपना बहुत ही अद्वितीय योगदान देता है। हम सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच और तिब्बत से, यहाँ से सदियों से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। अभी मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने उस पर प्रकाश डाला है। जहां तक मैं अगर बात करूं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, तो यहाँ हमारा पूरे इस क्षेत्र में, चाहे धारचूला का क्षेत्र हो, जौलजीबी का क्षेत्र हो, या पूरे पिथौरागढ़ जनपद का हमारा झूलाघाट से लेकर पिपली से लेकर जितने भी देवड़ा से लेकर ये सीमांत क्षेत्र जो आता है, और आगे चले जाएं तो चंपावत और उधम सिंह नगर के अनेक स्थान जो नेपाल से जुड़े हुए हैं, वहां नेपाल से रोटी और बेटी का संबंध है। और प्रत्येक दिन जब अभी विवाहों का लगन शुरू होता है, उस समय में प्रत्येक दिन कई बारातें नेपाल जाती हैं और कई नेपाल से यहाँ आती हैं। इस प्रकार का हमारा प्रागण संबंध है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबंध और अधिक मजबूत हो रहे हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में केदारनाथ और पशुपतिनाथ के बीच आध्यात्मिक यात्रा सजी हुई। एक यात्रा केदारनाथ से पशुपतिनाथ की हुई थी। उस यात्रा ने भी
दोनों के संबंधों को, दोनों राष्ट्रों के संबंधों को मजबूती प्रदान की थी। मुझे प्रसन्नता है कि बरसों से जौलजीबी का ये मेला भारत और नेपाल के बीच भी सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी आगे बढ़ाने का काम करता आ रहा है। ये मेला निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां भी समय के साथ खड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से पहले इस मेले का एक अपना स्वरूप था, वो कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कहीं न्यूनता आई है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ भी ये मेला हमारे छोटे व्यापारियों का, कारीगरों का, किसानों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें एक मंच प्रदान करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। मैं देख रहा था यहाँ पर जम्बू से लेकर सेकुआ, गंधरायनी, अनेक प्रकार की जो औषधियां जो हमारे खान पान का हिस्सा हुआ करती थी, उसको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने के लिए ये मेला हमारा बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और सीमांत क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को अब जिनको देश का अंतिम क्षेत्र कहा जाता था, अंतिम गांव कहा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधारणा को बदला है और अब उन क्षेत्रों को अंतिम गांव के रूप में न कहकर, अंतिम क्षेत्रों के रूप में न कहकर, उन सभी गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दे दी है। चाहे हमारा यहाँ का नाभी का गांव हो, चाहे गुंजी हो, चाहे हम माड़ा गांव की बात करें चमोली जनपद में, या हम मलारी की बात करें, या हम उत्तरकाशी जनपद के हम नेलांग और जादौंग की बात करें, ऐसे अनेक गांव हैं जिन गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दी जा रही है। हमारे पिथौरागढ़ जनपद के भी कई सारे गांव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे, अभी भाई अजय टमटा जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया, आदि कैलाश यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी यात्रा के बाद इस क्षेत्र में आवागमन बढ़ा है। अनेक हमारे कारोबारियों का, व्यापारियों का, होटल वालों का, टैक्सी वालों का अनेक प्रकार से व्यापार बढ़ा है और पिछले साल की तुलना में 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस बार आदि कैलाश के दर्शन किए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है, इसमें रुकने वाली नहीं है। इससे निश्चित रूप से हमारे इन क्षेत्रों को एक नया व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हमारी सरकार आज किसान भाइयों की आय को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। हमने राज्य में मड़वा, झिंगोरा और भी जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे राज्य के अंदर होने वाले उत्पाद हैं उन सभी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन का काम किया जाएगा, उनको खरीदा जाएगा, विपणन का अवसर मिलेगा। इसलिए जो हमारी परंपरागत खेती है उस खेती को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जो लोग जो परंपरागत खेती को छोड़ चुके हैं अब फिर से वो उस दिशा में वापस लौट रहे हैं, फिर से खेती करना प्रारंभ कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि एक समय में, मुझे लगता है जो पुराने लोग होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे, जो नए हैं शायद उनकी महत्ता अभी उनको उस प्रकार से पता कम होगी कि एक समय मड़वे की रोटी और इसका फाड़ा ये गरीब लोगों का भोजन हुआ करता था और आज बड़े बड़े अमीर। गैरसैंण दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा भराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने पर विशेष रूप से ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि गैरसैंण में हमारी सरकार सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के जरिए संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान स्थानीय लोगों से भेंट कर सीएम ने प्रशासन की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों का भी फीडबैक लिया है। देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और मुख्यमंत्री के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को लेकर एक पत्र लिखा है। दरअसल 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में विधायक विनोद चमोली के अधिकारियों के साथ सीट पर बैठने को लेकर बहस हो गई थी,
जिसको लेकर उन्होंने ये पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों को अपमानित होना पड़ता है। अगर प्रोटोकॉल को लेकर एक नियमावली बन जाए तो शासन और जनप्रतिनिधियों के बीच कोई टकराव वाली स्थिति नहीं बनेगी। अभी इतना आसान नहीं ना। इनमें जनप्रतिनिधियों को लेकर, उनके प्रोटोकॉल्स को लेकर तमाम दिक्कतें रहती हैं और अक्सर इसमें जनप्रतिनिधियों को अपमानित भी होना पड़ता है और इसके कारण शासन प्रशासन को भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो मैंने ये मांग की है कि इसकी एक नियमावली बन जाए, जो शिष्टाचार आदर्श आचार संहिता है उसकी एक नियमावली बन जाए, ताकि सभी विभागों को सभी स्तर पर, चाहे वो निचले स्तर पर प्रधान लेवल पे हो चाहे ऊपर स्तर पर हो, एक बाकायदा एक प्रोटोकॉल का एक सिस्टम बन जाए और वो फॉलो किया जाए, ताकि आपसी जो टकराव इन विषयों को लेकर होता है और आपसी तालमेल में कमी होती है, फिर मन भी खराब होते हैं, एक दूसरे से फिर काम भी प्रभावित होते हैं, तो वो ना हो, सबका मान सम्मान बना रहे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत और बीजेपी नेताओं पर अंदरूनी कलह का आरोप लगाकर माइंड गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश रावत को लगता है कि बीजेपी का एक अच्छा गुट केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव हारने का काम करेगा। हालांकि कौन वो गुट है, कौन ये है, ये हरीश रावत अपने बयान में नहीं बता पा रहे हैं। उधर हरीश रावत के बयान को लेकर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने इस पर आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। भाजपा का एक ग्रुप शक्तिशाली, जिसमें कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, वो वहाँ अपने साथियों से कह रहे हैं कि ये मौका है जिसमें सिद्धामी को पलटा जा सकता है, इसलिए हराओ। और लेकिन उसी तरीके से एक ग्रुप पार्टी उम्मीदवार को जिताने का काम में लगा है, तो और दोनों में अंदर ही अंदर खटपट चल रही है। अब बाकी मुझे ऐश्वर्या जी के विषय में मालूम नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरह हरक और हरीश में भाजपा नहीं बटी है, पहली बात। और दूसरी बात, भाजपा के अंदर जिस प्रकार से प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर, मंडल पर, अपने पूरे जिले में, पूरी विधानसभा में कार्य कर रहा है, वो एकजुटता देखकर हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि ये कभी एक तो कभी हुए ही नहीं। तो अपने मंचों पे देखिए कि कितने गुट बटे हुए हैं और कितने गुटों में आपकी कांग्रेस पार्टी बिखरी पड़ी है। प्रभारी तक आपकी नदारद है, वहां से प्रभारी जो ऑर्डर करती है वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानता है, जो प्रदेश अध्यक्ष ऑर्डर करता है उसको हरीश जी नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे अपनी जो कलह और अंतर कलह है उसका शिगुफा जो है वो अपने दिमाग में सोच सोच के भाजपा के लिए ये बोलना बहुत शर्मनाक है। देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पूरे शहर भर में रात को किसी भी नाके पर पुलिस बल की तैनाती नहीं रहती है। शहर में दिन ढलते ही सड़कों के किनारों पर लोग शराब पीते नजर आते हैं और अब तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 10 कदम की दूरी पर शराब की दुकानें भी खुलवा दी हैं। ऐसे में दुर्घटना होना भी स्वाभाविक है। जिस दिन घटना हुई उस दिन आप पूरे शहर में चेकिंग कर रहे हैं, आप पब्स में छापे मार रहे हैं, इसका मतलब शहर के अंदर ये खुलेआम चल रहा था। घटना होने के बाद 6 जिंदगियां, 6 जवान, जिनका पूरा भविष्य, उनका परिवार खत्म हो गया। आप समझिए कि परिवार में 6 चिराग बुझ गए, उसके बाद आप छापे मार रहे हैं। शहर के अंदर जिस प्रकार से क्लब कल्चर शुरू हुआ है, रात को लेट नाइट पार्टी चल रही है, शराब चल रही है, जगह जगह 10-10 कदम में विदेशी मदिरा की दुकानें सरकार ने खुलवा दी हैं, कदम कदम पे अंग्रेजी शराब के ठेके हैं, शराब सरेआम सड़कों में गाड़ी खड़ी करके शराबें पी जा रही हैं। शहर के अंदर तमाम व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकार को जागना चाहिए, पुलिस को जागना चाहिए। जिस दिन एक्सीडेंट होता है 4 दिन जागते हो, उसके बाद सो जाते हो। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे युवा महोत्सव में पूरे प्रदेश के युवा आ रहे हैं और यहाँ पर हो रहे अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी ले रहे हैं।
इसी बीच देहरादून पुलिस महोत्सव के मंच पर पहुंचे और वहां से युवाओं और परिजनों को एक अच्छा संदेश दिया। इस मौके पर देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा है कि ये युवाओं का महोत्सव है और हाल ही में एक घटना देहरादून में हुई है। इसको लेकर यहां से युवाओं को संदेश दिया गया है कि ओवर स्पीड से ड्राइव ना करें, ड्रिंक करके ड्राइव ना करें और परिवार वालों को भी संदेश दिया गया है कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने ना दें। इस दौरान विशेष प्रमुख सचिव युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल अमित सिन्हा, एसपी सिटी देहरादून समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। और मेरे साथियों, मैं अगर नशा करके या कोई भी ड्रिंक करके आप अगर वाहन चलाते हैं, नेचुरल सी बात है, उसमें भी एक्सीडेंट्स होते हैं। इस तरह इनको जागरूक भी करना था, उनको डराना भी था थोड़ा कि किस तरह का हादसा हुआ है, तो उससे बच के भी रहें, अपने दोस्त मित्रों को भी बताएं और साथ ही साथ जो कानून है उसके बारे में भी बताना है। जो नाबालिग से रिलेटेड जो कानून टफ बना है कि 25,000 का जुर्माना भी होता है, लाइसेंस भी नहीं बनता, तो इस तरह की चीज़ें उनको बताई गई हैं। मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में युवा आए हैं। अगर उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। यही उद्देश्य था, इसलिए आज यहाँ पर समस्त टीम के साथ यहाँ पर सर्वे चौक IRDT ऑडिटोरियम देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने शिरकत की है। कार्यशाला में पर्वतीय खतरों के आकलन और चुनौतियों पर चर्चा की गई। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान होता है। आपदाओं के प्रभाव से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वैज्ञानिक आकलन के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। बता दें कि इस कार्यशाला में विभिन्न सरकारी संस्थाओं, IIT और संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। आप जानते हैं कि पहाड़ों पे आपदा जो आती है उसका प्रकार थोड़ा सा अन्य जगहों से अंतर होता है। भिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए कार्यशाला आयोजित किए हैं, जिससे हम उसके कारणों को जान सकें और कैसे निदान कर सकते हैं उसका, हम कैसे उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, कैसे लॉस को कम कर सकते हैं, इसके बारे में कार्यशाला रखी गई है। हमारा प्रयास होगा कि कार्यशाला सफल रहे और लोगों को इसका लाभ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।